नमस्कार, शाम के 5 बज रहे हैं। आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। नोटबंदी में 32 दिन गुजर गए हैं, अभी भी 20 दिन गुजरने बाकी हैं। जैसे जैसे नोट बदलने की डेडलाइन नजदीक आ रही है, काले कारोबारियों में खलबली बढ़ती जा रही है। अपनी काली कमाई को सफेद करने के लिए हाथ पैर मार रहे इन धन कुबेरों के पास से बड़ी बड़ी रकम बरामद हो रही है, और उनमें भी ज्यादातर नए 2000 के नोट। आखिर कैसे पहुंच रहे हैं, कहां से उन्हें पैसा मिल रहा है? एक तरफ काले धन वालों के पास अथाह पैसा पहुंच रहा है, तो दूसरी तरफ बड़ी तादाद में चंद नोटों के लिए देश भर के एटीएम के बाहर आज भी लंबी लंबी लाइनें हैं। आखिर खेल क्या है, ये देखिए रिपोर्ट और इसी पर करेंगे फिर चर्चा। एक तरफ पूरा देश अपने जमा पैसे को निकालने के लिए कतार में लगा है, वहीं दूसरी तरफ काले धन के कुबेर अपना पैसा बचाने की हर संभव कोशिश कर रहे हैं। राजधानी दिल्ली के पॉश इलाके ग्रेटर कैलाश के आलीशान बंगले से करोड़ों की बरामदगी ने पुलिस और इनकम टैक्स विभाग के भी होश उड़ा दिए। पुलिस ने जब इस घर की तलाशी शुरू की तो खजाने की परतें खुलनी शुरू हो गई। 7 सीसीटीवी कैमरों से लैस व्हाइट हाउस के अंदर बनी अलमारियों में नोट के बंडल कपड़ों की तरह ठुसे हुए थे। पूरा घर काली कमाई से भरा हुआ, बेडरूम से लेकर बाथरूम तक हर तरफ पैसा ही पैसा। यहाँ तक कि घर में नोट गिनने की मशीन भी लगी हुई थी। इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि जो 2.60 करोड़ 2000 के नोट्स हैं, उसकी अभी इनकम टैक्स वाले इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं कि उनका सोर्स क्या है, और हम लोग भी उनको सहयोग कर रहे हैं। छापेमारी में 13 करोड़ 65 लाख रुपए बरामद किए गए, जिसमें 2 करोड़ 60 लाख की नई करेंसी थी। इसके अलावा 3 करोड़ के 100 के नोट थे, 7 करोड़ के 1000 के नोट थे और बाकी 50 के नोट थे। जांच में पुलिस को पता चला कि यह आलीशान घर रोहित टंडन नाम के शख्स का है, जो कि टंडन एंड टंडन नाम से एक लॉ फर्म चलाते हैं, और ये व्हाइट हाउस उसी फर्म का दफ्तर है। जो प्रेमिसेस थे वो T&T लॉ फर्म के थे, और जो अभी तक पता चला है उनका ओनर जो है रोहित टंडन, वो अंडरग्राउंड है। दिल्ली के ग्रेटर कैलाश से पहले कर्नाटक के हुबली में भी काले कारोबारियों का नोट और सोने से भरा बाथरूम बेनकाब हो चुका है। हैरानी की बात यह है कि पकड़े गए ज्यादातर नोट 2000 के मिले। आयकर विभाग ने चेन्नई के व्यापारी और AIADM के नेता शेखर रेड्डी के कई ठिकानों पर छापेमारी की। माना जा रहा है कि ये बरामदगी भी उसी का हिस्सा है। अलग अलग छापों में करीब 154 करोड़ का कैश, जबकि 167 किलो सोना बरामद हुआ। इसमें से 34 करोड़ रुपए नई नकदी है। उधर राजस्थान के कोटपुतली से भी पुलिस ने 92,88,000 रुपए के पुराने नोट जब्त किए हैं। दिल्ली जयपुर नेशनल हाईवे पर बरामद इस रकम को ब्लैक से व्हाइट करने के लिए दिल्ली से राजस्थान लाया जा रहा था। नोटबंदी में सभी भाग रहे हैं। आम जनता अपनी गाढ़ी कमाई को निकालने के लिए बैंक और ATM के चक्कर काट रही है। वहीं काले धन के कारोबारी अपने खजाने से पुराने नोट निकालकर नए भरने के लिए हर तिकड़म आजमा रहे हैं। साफ है, इतनी बड़ी रकम बिना बैंकों की मिलीभगत से इधर से उधर नहीं हो सकती। काले धन के ऐसे व्हाइट हाउस की सप्लाई लाइन को काटे बिना इन्हें रास्ते पर नहीं लाया जा सकता। और हमारे साथ इस मुद्दे पर बात करने के लिए मौजूद हैं कांग्रेस प्रवक्ता राजीव त्यागी, बीजेपी नेता सुधांशु मित्तल और अर्थशास्त्री शरद कोहली। इनके अलावा दिल्ली से संवाददाता अमित सिंह और मुंबई से संवाददाता दिनेश मौर्य, जो बताएंगे वस्तु स्थिति क्या है। फिलहाल हम सीधे रुख करेंगे दिनेश मौर्य का, मुंबई का। दिनेश, आपके पीछे हम तस्वीरें देख रहे हैं, काफी सन्नाटा सा नजर आ रहा है, इसकी वजह क्या है? देखिए, ये सन्नाटा सिर्फ इसी एक ATM सेंटर के बाहर नहीं, बल्कि मुंबई के लगभग 70 से 80% ज़्यादातर ATM जो इसी तरह से खाली है। ज़्यादातर ATMs में पैसे नहीं है, जो पैसे थे वो ज़्यादातर जगहों पर रविवार को निकाल लिए गए, ऐसे शनिवार को निकाले गए। ऐसे में रविवार का आज का दिन और कल का जो दिन है शुक्र सोमवार का, जब बैंक बंद रहेंगे, ऐसे में पैसे के लिए लगातार मारामारी शुरू है। लोग जगह जगह भटक रहे हैं। हमारे साथ कुछ ऐसे लोग हैं जो लगातार सुबह से कई ATMs का चक्कर लगा चुके हैं, लेकिन अब तक इन्हें पैसे नहीं मिले। सीधे इन्हीं से बात करते हैं। भाई साहब, मुझे बताइए कि आप कब तक कितने ATM का चक्कर लगा चुके हैं?
अभी तक करीब 5-7 एटीएम का चक्कर लगा चुके हैं। अभी आए हैं, अभी देखते हैं, कुछ पैसा है नहीं हम लोग के पास ऑलरेडी। अभी आ रहे हैं तो कल शाम से तकरीबन 8 बजे रात से ही चक्कर लगा रहे हैं, तो 8 बजे से ही नहीं मिल रहा है हम लोग को। तो आपको मन में सवाल नहीं आता कि आप लोग को पैसे नहीं मिलते एटीएम से, लेकिन जिस तरह से काला धन देश भर में पकड़ा जा रहा है, सवाल आता है मन में कि उनके पास पैसे कहाँ से आते, आप लोग को नहीं मिलते? बिल्कुल ज़रूर आता है। अभी देखा जाए, अभी गुजरात में कंटिन्यू कुछ 13,000 कुछ करोड़ का समथिंग ऐसा कुछ उसके पास काला धन निकला गया। तो अभी उसमें गवर्नमेंट को वो फोकस करना चाहिए कि उनके पास क्यों आ रहा है, हम लोग के पास क्यों नहीं आ रहा है। बिल्कुल, आम जनता के पास क्यों नहीं आ रही है, बड़ा सवाल। हमारे साथ कुछ और है। भाई साहब मुझे बताएं, अब तक कितने एटीएम का चक्कर लगा है? 15-20 एटीएम जो मेरे करीब में दूर में है, मैं जाके आया है। और कुछ 2 एटीएम चालू थे, मशीनें चालू थी, लेकिन वहाँ पे सिर्फ 2000 एक नोट ऐसा लिखा हुआ था, 2000 का एक नोट निकाल सकते। और मेरी प्रॉब्लम यह है कि मेरे अकाउंट में 1100 रुपया है, तो अब मैं मिनिमम 1000 रुपीज़ विड्रॉल करना चाहता हूँ। तो वो 500 का नोट या 100 का नोट उसके अंदर है ही नहीं, यानी ये एक नई तरीके की मेरी प्रॉब्लम है। बिल्कुल। तो फिर आपने कर क्या रहे, फिर मतलब कहीं और जा पाए या फिर अभी आप क्या करेंगे? नहीं, अब मैं और ऐसे एटीएम घूमूंगा जहाँ 500 के नोट या 100 के नोट अवेलेबल रहेगी। तो ऐसे जगह अब जाना पड़ेगा, क्योंकि मुझे पैसे की सख्त सिर्फ और जरूरत है। सिर्फ उस उसके एटीएम बगैर की मैं तलाश कहीं में नहीं जा बीत रही सकता। है, जहां पर शायद कुछ पैसे निकल आए, लेकिन हर बार लोगों को निराशा ही हाथ लग रही है। दिनेश के बाद अब हम रुक करेंगे दिल्ली का, जहां से अमित हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। अमित, हम देख रहे हैं मुंबई का हाल बहुत बुरा है, लोग बहुत परेशान हैं, लेकिन फिर भी इस जज्बे के साथ कि नोटबंदी से खत्म होगा जो काला धन, उसकी समस्या जो है वो खत्म हो जाएगी। इस वक्त आप दिल्ली में हैं, क्या स्थिति आपको नजर आ रही है वहां पर? जी प्रति, इस वक्त मैं मौजूद हूं दिल्ली के ग्रेटर कैलाश के व्हाइट हाउस पे, वहीं पर जहां पर काला धन पकड़ा गया है। एक लॉ फॉर्म है और आप मेरे पीछे तस्वीरें देख सकती हैं। यहां पर अभी भी छापेमारी जारी है। इनकम टैक्स के अधिकारी अंदर मौजूद है, बाहर दिल्ली पुलिस के जवान यहां पर मौजूद हैं और अंदर अभी भी छापेमारी जारी है। अभी तक जो अमाउंट है वो 13 करोड़ 65 लाख का बताया जा रहा है, जिसमें 2 करोड़ 60 लाख की नई करेंसी है। लेकिन ये अमाउंट अभी और बढ़ सकता है, अभी भी काउंटिंग लगातार जारी है। अभी अभी इनकम टैक्स के और भी अधिकारी यहां पर पहुंचे हैं और ये जो लॉ फॉर्म है ये रोहित टंडन का है। और ये पहली बार नहीं है कि रोहित टंडन, जो कि सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं, उनके यहां पहली बार इस तरह की छापेमारी हुई है। इससे पहले भी इनके यहां छापेमारी हो चुकी है और जब इससे पहले छापेमारी हुई थी उस वक्त रोहित टंडन के पास से 125 करोड़ की बेनामी संपत्ति बरामद किया गया था। और इसके अलावा अभी 20 दिन पहले जब रोहित टंडन के यहां छापेमारी इनकम टैक्स ने किया था, तब उस समय इनके पास से तकरीबन 1 करोड़ 25 लाख की नई करेंसी के नोट बरामद किए गए थे। और फिलहाल यहां पर अभी भी छापेमारी चल रही है। एक तरफ जहां आम लोग एटीएम के बाहर लाइनों में खड़े हैं, एटीएम बंद पड़े हुए हैं, लोग नई करेंसी के लिए परेशान हैं, तो वहीं दूसरी तरफ जो काले धन वाले हैं उनके पास से नई करेंसी बरामद हो रही है। इसके लिए इसको लेकर दिल्ली पुलिस काफी चिंतित है। क्राइम ब्रांच की टीम लगातार छापेमारी कर रही है, क्योंकि जो रोहित टंडन हैं, जो कि सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं, वो अभी भी फरार हैं। जी अमित, आप हमारे साथ बने रहिए। सीधे हम रुक करेंगे शरद कोहली का, जो इकोनॉमिस्ट है। शरद कोहली जी, लोगों को ये बात समझ नहीं आ रही है कि बैंकों में एटीएम में जाते हैं तो 24,000 निकालने की अवधि है कि आप इतना एक हफ्ते के अंदर पैसा इतना निकाल सकते हैं, लेकिन लोगों को कहा जाता है कि आप सिर्फ 2,500 निकालिए क्योंकि बहुत कम पैसा हमारे पास है और अगर हम आपको सब दे देंगे तो बाकियों को क्या देंगे। लेकिन ये जो चेन्नई से, दिल्ली से, हैदराबाद से, कोटपुतली से ये बरामदगी हो रही है, जिसमें बड़ी संख्या में 2000 के नए नोट शामिल है, ये कैसे हो रहा है पूरा? देखिए, हम इसको जो कैश की वितरण प्रणाली है उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं प्रीति, कि ये और कहीं से नहीं बल्कि बैंकों ने स्वयं किया है। देखिए, जब प्रेस में नोट छपते हैं तो छपने के बाद 4 प्रेसेस हैं, उसके बाद ये आरबीआई के जो रीजनल ऑफिसेस हैं 18, उनमें ये वितरण कर दिया जाता है। उसके बाद करीब 4,422 जो हैं वो करेंसी चेस्ट हैं अलग अलग बैंकों की, वहां पर ये धन पहुंचता है, वहां से ये बैंकों में पहुंचता है। तो देखिए प्रीति, इसमें ये कोई संभावना नहीं है कि पैसा छपाई के बाद जो है बीच में से कहीं चला गया, ये किसी किस्म की संभावना नहीं। ये बैंकों की मिली भगत से काम हुआ है। शुरू में प्रीति क्या हुआ कि जब आईडी दे के और 4-4,500 रुपए बदले जाते थे, तो बहुत से बैंकों ने ऐसे काले बाजारियों के साथ मिलकर क्या किया कि उन आईडियों को इकट्ठा किया। आईडियों को मान लीजिए 100 आईडी इकट्ठे किए, तो 100 आईडी इकट्ठे करने पे 4.5 लाख रुपए बन जाता था। ऐसे ही अगर आप 1000 करते हैं तो 45 लाख बन जाता था। तो उन्होंने इन आईडियों का व्यापार किया है, इन आईडियों को एक बैंक से दूसरे बैंक भेजा गया। दूसरी बात प्रीति इसमें समझने वाली क्या है कि उस समय ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं था कि एक आदमी अगर एक बैंक में जाके पैसे को बदल रहा है तो वो दूसरे बैंक में नहीं बदल सकता। कोई ऐसा सिस्टम नहीं था चेक करने का कि वो एक जगह गया है या 4 जगह गया है। तो वो आईडियों का आपस में जो है खरीद फरोख्त हुई है।
उस खरीद फरोख्त से बैंक वालों ने ये पैसा कमीशन खा के और ये काला बाजारियों के हाथ में दिया है। वही पैसा अब ये इकट्ठा होकर, इसीलिए आपको याद होगा सरकार ने जो बदली का अचानक बंद किया था बीच में, तो लोगों को झटका लगा कि साहब ये पैसे बदलने का पहले ही किल्लत है और पैसे का बदलने का बंद कर दिया। उसका कारण सरकार को ये मालूम पड़ गया था कि लोग इस सुविधा का जो है गलत फायदा उठा रहे हैं। एक तो तरीका ये था प्रीति। दूसरा, पेट्रोल पंप मालिकों ने लोगों को जो है पैसा ले जाने दिया। उनके पास ये सुविधा की थी कि पुराने नोट ले सकते थे, उन्होंने किया। प्रीति, यहां तक सुनाई दिया कि कुछ मंदिरों ने भी, कहना नहीं चाहिए, कुछ मंदिरों ने भी इसका फायदा उठाया जहां पर पुराने नोट चलते थे। तो ये पैसा उस समय निकल गया। तथ्यों का जिक्र आप कर रहे हैं शरद कोहली जी, इसी पर सुधांशु जी को मैं जोड़ना चाहूंगी। सुधांशु जी, अभी आप मुंबई के एक आदमी का बयान सुन रहे थे जो ये कह रहे हैं कि इतनी इतनी बड़ी बड़ी रकमें बरामद हो रही हैं जिसमें 2000 के नए नोट है, लेकिन पैसा हम तक क्यों नहीं पहुंच पा रहा है? यही सवाल मैं आपसे पूछ रही हूँ। प्रीति जी, आपने जो सवाल कहा उसका जवाब अभी शरद जी ने दिया और बड़ा अच्छा दिया कि कैसे लोभी और भ्रष्ट लोग कोई भी अच्छे कदम को उसको कैसे वो तबाह करने में लग जाते हैं। रक्षक जो है वही भक्षक होता जा रहा है। बैंक जिसपे कि अटूट विश्वास होता है, उसकी प्रणाली पे भी, उसकी नीयत पे भी, वहीं से ये भ्रष्टाचारी काम हो रहा है। बैंकों ने फर्जी आईडी ले लेके, फर्जी विड्रॉल दिखा दिखा के ये सारा धन जो है लोभ और लालच में लोगों के हाथ में दिया हुआ है। तो जहां एक तरफ जिस जनता का हक था ये पैसा उनके मिलना चाहिए था, वो कुछ चंद लोगों में हो रहा है। इसीलिए सरकार इनके खिलाफ कदम, यानी कि आप इस बात को स्वीकृत कर रहे हैं कि ये मकसद नोटबंदी का अच्छा था, लेकिन इसका इम्प्लीमेंटेशन, उसमें कुछ खामियां रही जिसका फायदा ऐसे लोग उठा पाए जिन्होंने बड़ी संख्या में अपने पास काला धन इकट्ठा कर लिया। नहीं, ये खामियों से ज्यादा ये एक आपराधिक गतिविधि है। खामियां तो होती है जब व्यवस्था में खामी हो, आपराधिक गतिविधि होना तो एक दूसरी चीज हो गई। ये एक आपराधिक गतिविधि चल रही है, एक आपराधिक मानसिकता से, पैसे के लोभ और लालच से ये लोग जो है गैर कानूनी काम फर्जीवाड़ा कर रहे हैं और फर्जीवाड़ा को रोकने की पूरी इस समय कोशिश चल रही है। इसीलिए नए जो लोग बड़ी आलोचना करते थे कि भाई नए कदम, नई घोषणाएं कर देती है सरकार, इसलिए करती है कि जैसे ही किसी व्यवस्था का या कैसे जो सुविधा का दुरुपयोग दिखता है तो उस दुरुपयोग को कैसे रोका जाए। प्रधानमंत्री ने, अगर आपको ध्यान होगा, उन्होंने कहा था कि 50 दिन मुझे चाहिए आपके, क्योंकि इस सारी इतनी बड़ी व्यवस्था में जो लोग अभी भी कतारों में खड़े हैं, अभी भी बैंकों के बाहर रात को 1:30 बजे तक लाइनें लग रही हैं। जी प्रीति जी, मैंने आपसे जैसा कहा कि ये 50 दिन तो मांगे हमने। एक जब नई व्यवस्था बनाई जाती है, एक सुदृढ़ व्यवस्था बनाई जाती है, एक भ्रष्टाचार या कालाधन रहित व्यवस्था, वित्तीय व्यवस्था जब बनाएंगे तो उसके जो कष्ट हैं वो होंगे। इसीलिए प्रधानमंत्री ने जनता से आह्वान करा कि मैं जानता हूं आपका दुख, लेकिन आपसे मैं 50 दिन का सहयोग मांग रहा हूं। हम सीधे रुक करेंगे राजीव त्यागी का। राजीव त्यागी, सुधांशु मित्तल अभी ब्रेक से पहले ये कह रहे थे कि हमारी जो कोशिशें हैं वो रंग जरूर ला रही है। अभी 50 दिन हैं, लगभग 32 दिन हो गए, थोड़ा और समय दीजिए, बेहतर हो जाएंगी चीजें। जहां तक इस बरामदगी का असर है, वो जाहिर तौर पर कह रहे हैं कि इसका सीधा इम्पैक्ट पड़ रहा है, लेकिन उसके असर आने में थोड़ा वक्त होगा, जो लगेगा। लेकिन वो इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखते हैं कि सिस्टम में गड़बड़ियां हुई, इस वजह से लोगों को इतना कैश नए नोटों के तौर पर रखने का मौका मिला। राजीव त्यागी। तवारीख की नजरों ने ये दौर भी देखे हैं, लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई। 8 नवंबर को जिस टाइम मोदी जी ने निर्णय लिया था, उससे देश की इकोनॉमी को बहुत बड़ा नुकसान होने जा रहा है। एसोचैम के आंकड़ों के मुताबिक 1,28,000 करोड़ रुपए का नुकसान अब तक देश की इकोनॉमी को हो चुका है। 4 लाख लोगों की ऑफिशियली नौकरी जा चुकी हैं और करोड़ों लोग बाग जो दिहाड़ी मजदूर हैं, जो फैक्ट्रियों में काम करते थे, वो अपने घरों पर और गांव में जाने के लिए मजबूर हो गए हैं, जो चिंता का विषय है। मैं यहाँ कुछ आंकड़े प्रस्तुत करना चाहूंगा और सुधांशु जी से निवेदन करना चाहूंगा कि उन पर कृपया जवाब दें। 12 लाख करोड़ रुपए अभी बैंकों में जमा हो चुके हैं, जबकि 15 लाख करोड़ रुपए कुल रकम है 500,000 के नोट की। सरकार ने अभी 4 लाख करोड़ रुपए कुल नोट इशू किए हैं 2000 के और 500 रुपए के।
तो ये जो 8 लाख करोड़ का गैप है, जिसकी वजह से जनता कतार में है और मोदी जी और उन शहंशाह मोदी और उनके जो राग दरबारी मित्र हैं वो मजे में हैं। वो अपना पूरा का पूरा पैसा ब्लैक का व्हाइट करा चुके हैं। करीब करीब 6 लाख करोड़ रुपए सितंबर माह में अकेले जमा हुए बैंकों में, उन बैंक्स में जमा हुए जिनकी डिपॉजिट रेट नेगेटिव ग्रोथ में थी जो जनवरी से लेकर के जून तक। अब मैं आपसे 2 प्रश्न पूछना चाहूंगा। आपने कहा कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, आईबी और सीबीआई, ईडी सब काम कर रहे हैं। ये काम तो आप बिना नोटबंदी के भी कर सकते थे और लोगों को पकड़ सकते थे कि काला धन किन किन के पास है। या तो सरकार ये माने कि ये एजेंसीज बिल्कुल फेल हो चुकी हैं और ये अपना काम ठीक से नहीं कर पा रही हैं, मुस्तैदी से नहीं कर पा रही हैं। दूसरी बात, बैंक्स का जो मंत्रालय है वो वित्त मंत्रालय होता है। अगर बैंक गलत काम कर रहे हैं, क्या वित्त मंत्री इसकी जिम्मेदारी लेंगे? प्रीति जी, मैं बोलूं? बिल्कुल। प्रीति जी, 70 साल की राजनीति में राजीव जी से पूछे क्या समांतर अर्थव्यवस्था काले धन की थी या नहीं थी? कोई कहेगा इस देश के अंदर काले धन की समांतर व्यवस्था नहीं थी। और अब समय आ गया है जब एक समांतर अर्थव्यवस्था को खत्म करना चाहिए अगर इस देश को तरक्की करनी है, प्रगति करनी है, विकास करना है। और इस काम में मुझे तो लगता था देश में हर व्यक्ति इसका सहयोग देगा, उसका समर्थन करेगा। लेकिन वो समर्थन करने की जगह आप देखिए नकारात्मकता देखिए। आपने अभी अपने उसमें कहा, आपने एक जवाब दिया कि लोग दुखी हो रहे, कष्ट हुआ है लोगों को, लेकिन लोग इस फैसले के साथ हैं। क्यों साथ हैं? क्योंकि लोगों को लगता है कि देश के अंदर ये समांतर काले धन सर साथ है और साथ ही, लेकिन वो ये भी सवाल पूछ रहे हैं कि ये जो पैसा बरामद हो रहा है नए नोटों के तौर पर, ये नोट उनके लिए एटीएम में क्यों नहीं पहुंच पा रहे हैं? तो इतने बड़े बड़े अमाउंट, इतनी बड़ी बड़ी रकम पकड़ी जा रही है, न सिर्फ पुराने नोटों की बल्कि नए नोटों की, नए 2000 के नोट, जिसके आंकड़े अगर हम गिनाने बैठेंगे तो आपको हैरानी होगी कि आखिर इतना बड़ा अमाउंट कैसे लोगों तक पहुंच रहा है और वो एटीएम तक क्यों नहीं पहुंच पा रहा है। ये जहन में लगातार सवाल आपके उठ रहा होगा। इस पर हम शरद कोहली से एक रिएक्शन लेंगे, फिर राजीव जी मैं आपके पास आती हूँ। शरद जी, नोटबंदी के जरिए काले धन पर, मैं आ रही हूँ राजीव जी आपके पास ही आती हूँ, एक रिएक्शन मैं चाहती हूँ कि शरद जी दें इस पे। क्या नोटबंदी ही एकमात्र जरिया था काले धन पर एक करारी चोट करने के लिए? देखिए, अगर खाली काले धन की बात होती प्रीति तो और भी तरीके थे, पर ये प्रधानमंत्री जी ने, भारत सरकार ने एक कई बीमारियों की एक दवा निकाली। बीमारियां हम टेररिस्ट फंडिंग है, स्मगलिंग है, मनी लॉन्ड्रिंग है, गैम्बलिंग है, सट्टेबाजी है, ड्रग पेडलिंग है। एक सब बीमारियों की जड़ में जो है वो कैश है। जैसे आप खाद डालते हैं ना नीचे, तो उसमें से पेड़ उग के आता है, तो अगर आप नीचे से खाद खराब कर दें या खाद का हाथ खींच लें तो पेड़ मुरझा जाएगा। तो ये वही प्रधानमंत्री जी ने खाली काले धन पे नहीं, काउंटरफीट करेंसी, जितना मैंने अभी गिनवाया, इन सब की जड़ में कैश था। तो अगर उस कैश को, जो कि 70 साल से पनप रहा था, तो प्रधानमंत्री जी ने सोचा होगा कि अगर इस कैश को नीचे से खींच लिया जाए तो ये सारी की सारा जो ये पेड़ खड़ा हुआ है उसकी जड़ आपने हटा ली तो पेड़ एकदम से गिर जाएगा। ये बात और है कि उस पेड़ गिरने के साथ उसके नीचे जो बेकसूर कुछ जीव जंतु थे, जो कि हमारी गरीब जनता, किसान है जो गेहूं के साथ घुन पिस रहा है, उनको भी थोड़ी थोड़ी चोट पहुंची, कष्ट हो रहा है। पर एक पेड़ वो ज्यादा नुकसान, ऐसा सरकार को लग रहा होगा, ये पेड़ ज्यादा नुकसान, ज्यादा जहर फैला रहा है, मेरा ऐसा मानना है। राजीव जी, सुनाई नहीं दे रहा। देखिए, देश में 125 करोड़ लोग बाग हैं, 5 करोड़ लोगों के पास कालाधन हो सकता है। ये निश्चित रूप से सरकारी संस्थाओं का काम था कि वो काले धन को पकड़ती। प्रधानमंत्री महोदय ने 8 नवंबर को काले धन पर, आतंकवाद पर और फर्जी करेंसी पर यह कहा था कि हम इसमें बड़ा कामयाबी हासिल करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के विद्वान प्रवक्ता बैठे, मैं आग्रह करूंगा बता दें कितना कालाधन अभी तक पकड़ा गया। अप्रैल 1 से लेकर के और सितंबर 2016 तक इनकम टैक्स, ईडी और सबने छापे मारे पूरे देश में 7700 करोड़ रुपए की नामी, बेनामी और कैश में काला धन पकड़ा गया, जिसमें सिर्फ 300 करोड़ रुपए काले धन कैश के रूप में पकड़ा गया। मैं कहना चाहूंगा कि सरकार निश्चित रूप से पहले दिन से इस मामले में गलत थी और गलत है, गलत रहेगी,
क्योंकि मैंने जो आंकड़े प्रस्तुत किए, मैं पूछना चाहूंगा अपने भाई से, बड़े भाई से, क्या किसान देश प्रेमी नहीं है जो 18 करोड़ किसान है देश में? क्या दिहाड़ी मजदूर जो 20 करोड़ है वो देश प्रेमी नहीं है? क्या 1 करोड़ 30 लाख जो ट्रेडर है, छोटे व्यापारी हैं, वो देश प्रेमी नहीं है? क्या 3 करोड़ 30 लाख लोग बाग जो उनके यहाँ काम करते हैं वो देश प्रेमी नहीं है? उन्होंने तो देश प्रेम में अपना सर्वस्व न्यौछावर कर रखा है। प्रधानमंत्री महोदय कहते हैं आप पेशेंस रखिए, लेकिन देश की इकोनॉमी को पेशेंट बना रहे हैं, मरीज में तब्दील कर रहे हैं। 90 मौतों की जिम्मेदारी कौन लेगा ये मुझे बताएं। आम आदमी जो रोज लाइन में लग रहा है उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा मुझे ये बताएं। और साथ साथ ये भी बता दें कि क्या आतंकवाद रुका? फर्जी करेंसी जो मेरे पास आंकड़े हैं, सरकार के जो आंकड़े हैं उनके हिसाब से 400 करोड़ रुपए की फर्जी करेंसी है, जिसका जवाब मेघवाल जी बकायदा लोकसभा में एक प्रश्न के जवाब में दे चुके हैं। 400 करोड़ रुपए पकड़ने के लिए आपने पूरा 15 लाख करोड़ रुपए बैन कर दिया, उसको खत्म कर दिया। ये चिंता का विषय है। दूसरी बात जो मैं कहना चाहूंगा, जो जवाब आए हैं लोकसभा में वो चौंकाने वाले हैं। सरकार स्वयं मानती है कि सरकार निश्चित रूप से कालाधन इसमें नहीं पकड़ पा रही है, क्योंकि 15 लाख करोड़ रुपए में से 12 लाख करोड़ तो जमा हो चुका है और कैश रिजर्व रेशियो भी बैंक का होता है। तो निश्चित रूप से सरकार ये चाहती थी कि इसमें 3 से 5 करोड़ रुपए, 3 से 5 लाख करोड़ रुपए पकड़े जाएंगे, लेकिन सरकार को मुझे लगता है 1000 करोड़ रुपए नहीं मिल पा रहे हैं। तो सरकार ने 1,28,000 करोड़ का तो इकोनॉमी का घाटा कर दिया और करोड़ों लोगों को बेरोजगार कर दिया, गांव गरीब किसान नौजवान को तबाह कर दिया। तो ये चिंता का विषय है, इस पे बहुत संजीदा डिबेट होनी चाहिए। मैं IBN 7 पे पहले दिन से, जब से डिबेट कर रहा हूं 9 तारीख से, हमेशा कह रहा हूं कि हम देश रूरल डिस्ट्रेस की तरफ बढ़ रहा है। 550 रोजगार रोज खत्म हो रहे हैं देश में, नौजवानों को रोजगार नहीं मिलेगा तो वो बेचारे क्या करेंगे? हमारी चिंता इस बात पे होनी चाहिए। वो कह रहे हैं कि आपने एक छोटे से फायदे के लिए आम जनता का बड़ा नुकसान कर दिया है। श्रम ब्यूरो के जो आंकड़े हैं 2015 के, उसमें सिर्फ 1 लाख मैं बोल लूं, राजीव जी आपने बोल दिया। राजीव जी मैं आपसे निवेदन कर दूं, अब तक बेरोजगार हो चुके हैं। राजीव जी मैं बोल लूं, अब क्या करूं? आप भाई साहब आप बोलिए भाई साहब बोलिए। प्रीति जी एक कहावत है, हाँ प्रीति जी एक कहावत है, काजी जी शहर का अंदेशा। ये सारी अगर आपने वक्तव्य सुना होगा तो सिर्फ जिसमें ना तथ्य है ना जिसके अंदर कोई गुणवत्ता है, लेकिन कोई भी अच्छे निर्णय को सिर्फ क्योंकि विपक्ष का काम है उसकी निंदा करना, तो नहीं। मैं एक एक छोड़ दूंगा सुधांशु जी। अभी राजीव जी ने कहा, मैं कह दूं, राजीव जी मैं बीच में नहीं बोलता, कृपया मुझे मेरी बात रख लेने दे, बड़ी मेहरबानी होगी आपकी। एक स्पष्टता से समझिए। अभी राजीव जी ने पहले कहा कि अभी तक 4 लाख नौकरियां खत्म हो गई हैं, पहले उन्होंने ये कहा, और अभी अब जो पिछला बयान था उसमें करोड़ों नौकरियां खत्म हो गई थी। तो भैया पहले तय कर लो कि कितनी नौकरियां आपके हिसाब से खत्म हो चुकी हैं। अभी जो सारा कार्य हुआ उसके तथ्य आए नहीं, उसके प्रभाव क्या हो रहे आ रहे राजीव जी आ रहे। कितना रुपया जो है जमा होगा, समांतर अर्थव्यवस्था कैसे खत्म हो गई, लोग कैशलेसनेस की तरफ जा रहे हैं, जो धन बेस्ड इकोनॉमी थी वो कैशलेस होती जा रही है, और इससे जो है पैरेलल इकोनॉमी खत्म हो रही है। सुधांशु जी, इसके नतीजे एक और जरूरी खबर आ रही है, उस पर मैं चाहूंगी अपने दर्शकों को लेकर चले। दिल्ली के ग्रेटर कैलाश में जिस कारोबारी के यहाँ छापेमारी अभी भी चल रही है, उस रवि टंडन ने हमारे संवाददाता से बातचीत की है और उस पर लगे सभी आरोपों से उसने इनकार किया है। आइए आपको सुनाते हैं आपको रवि टंडन से न्यूज 18 इंडिया की एक्सक्लूसिव बातचीत। ये पैसा सर आपका है सर? नहीं, मतलब किसका पैसा है जो आपके घर था सर? ये IT वालों को बताऊंगा, उसके बाद में आपको मैं। अच्छा सर, एक चीज और सामने आ रही निकल के सर, अगस्ता वेस्टलैंड जो केस है और अभिषेक वर्मा उसमें Absolute nonsense. I don't know both of them. I have never seen them. They don't recognize me. We have never ever met in life. सर एक चीज और ये पता चला है सर कि जो 2 महीने पहले आपने सर 125 करोड़ रुपए की जो अघोषित आय है वो इनकम टैक्स के सामने रखी थी। बिल्कुल गलत। वो गलत है सर? और सर एक ये भी आप कल फोन करिए, बिकॉज पीपल आर वाचिंग व्हाइल आई एम टॉकिंग विद यू। सर एक चीज और बता दी सर, 20 दिन पहले भी बता रहे इनकम टैक्स ने रेड करी थी सर।
बेटा आप मेरे को कल करो ना फोन आराम से। मतलब सर एक बार ये बता दीजिए सर, ये आप जो आरोप है उस पर इसको निराधार बता रहे हैं, मतलब जो रेड हुई है सर, मतलब ये गलत बता रहे हैं आप इसको? हाँ जी हाँ जी। तो सर ये पैसा किसका सर, ये बता दीजिए ना सर, ये पैसा किसका इतना? ये पहले आईटी को तो बता दूं, फिर आपको बताऊंगा कि पहले आपको बताऊं फिर आईटी। अच्छा सर, आपको कोई नोटिस सर्व करा था कि सडनली ये रेड हुई है सर? फिर वही आप सवाल पूछते, लेट मी फर्स्ट टॉक विद देम देन आई विल टॉक। अच्छा सर आपका इंटरव्यू करना चाह रहे थे, आपका पक्ष लेने के लिए हम क्या मुलाकात हो सकती है आपसे अभी सर? से आपको बता दें कि दिल्ली के ग्रेटर कैलाश में जिस कारोबारी के यहाँ छापेमारी अभी भी चल रही है, उसी से हमारे संवाददाता रोहित टंडन ने बातचीत की है, जिसमें लगातार ये बातचीत रोहित टंडन से जो हुई है उसमें ये कहा जा रहा है कि वो इन तमाम आरोपों को सिरे से खारिज करता है। वो कह रहे हैं कि जो इन्वेस्टिगेशन टीम है वो तमाम तथ्यों को साफ करेंगे, लेकिन उसके बाद वो इस बात को हमेशा कहते रहे कि उन पर जो तमाम आरोप लग रहे हैं वो खारिज वो कर रहे हैं, वो इसे इकरार नहीं कर रहे हैं। लगातार हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। क्या नोटबंदी के जरिए जो मकसद था उसे केंद्र सरकार हासिल करने में कामयाब रही है? और इस वक्त हमारे साथ मैं आ रही हूँ आपके पास, लेकिन मुझे इस वक्त अभी सीधे रुक करना पड़ेगा। दिल्ली का ही हमारे संवाददाता अमित लगातार जुड़े हुए हैं। अमित सर, ये जरूरी खबर है, इस पर जरूर अपडेट लेना पड़ेगा। अमित, फिलहाल इस वक्त क्या जानकारी मिल रही है? छापेमारी की खबरें लगातार आ रही है वहां से। जी प्रीति, प्रीति अभी भी यहाँ पर छापेमारी लगातार जारी है। यहाँ पर जो इनकम टैक्स के अधिकारी हैं वो अंदर मौजूद हैं, वो लगातार अभी भी काउंटिंग कर रहे हैं। ये जरूर है कि अभी अभी फिलहाल जो दूसरे इनकम टैक्स के अधिकारी यहाँ पर पहुंचे थे वो 5 खाली बक्से लेकर पहुंचे हैं। तो ऐसा हो सकता है कि उन खाली बक्सों में उन अमाउंट को, उन रकमों को रखकर अभी थोड़ी देर में हो सके कि इनकम टैक्स के अधिकारी बाहर निकले। लेकिन जो अभी जो खबर आ रही है कि अभी भी लगातार छानबीन अंदर जारी है और जो आरोपी रोहित टंडन है वो अभी भी फरार है। वो जरूर फोन पे बातचीत कर रहे हैं, हमसे बातचीत कर रहे हैं, अपना पक्ष रख रहे हैं और वो जरूर फोन पे ये बोल रहे हैं कि हम आईटी के अधिकारियों से रूबरू होंगे, उनके सामने अपना पक्ष रखेंगे। लेकिन एक दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस उनकी छानबीन कर रही है, उनकी तलाश के लिए जगह जगह पर रेड कर रही है, लेकिन वो अभी भी दिल्ली पुलिस के हाथ नहीं आए हैं। वो फरार हैं। जी सुधांशु जी, लगातार ये हैरानी की बात है, जिस तरह से अमित भी बता रहे हैं कि लगातार वो आईटी डिपार्टमेंट के सामने ही अपनी बातचीत को रखने की कोशिश करेंगे और अपने ऊपर लग रहे तमाम आरोपों को खारिज करेंगे। लेकिन इतनी बड़ी रकम लगातार बरामदगी होती जा रही है, चाहे बात हैदराबाद की हो, चेन्नई की हो, दिल्ली की हम कर रहे हैं, साथ ही और भी जगह से खबरें आ रही हैं। ये अमाउंट होने के बावजूद भी इस बात को जाहिर कर पाना कि अमाउंट कैसे आया, इस बात का जवाब देते नहीं बन रहा है लोगों से जिनसे बरामदगी हो रही है। क्योंकि ऐसा है प्रीति जी, ये तो आपराधिक मामला है ना। कानून के अंदर व्यवस्था थी कि सिर्फ 24,000 रुपए एक खाताधारी एक हफ्ते में निकाल सकता था। यहां करोड़ों रुपए पहुंच गए हैं, तो स्वाभाविक तौर पे आपराधिक तरीके से इन्होंने ये रुपया हासिल करा है और इसमें बैंक के कर्मचारियों की और या मैनेजरों की इसमें मिली भगत है। राजीव तो जी, बड़ा आपका संगीन भी इसी पर आपराधिक कमेंट। मामला है और राजीव जी, मुझे लगता है सरकार और पुलिस इसमें सख्त कदम मुझे ब्रेक उठाएगी। पर जाना है। राजीव जी, आपका एक क्विक रिएक्शन, फिर मैं ब्रेक पर ले जाती हूँ। देखिए बड़े भाई मेरे सुधांशु जी शायद अभी भी ये भूल गए हैं कि वो सत्ता पक्ष में है, विपक्ष में नहीं है। आरोप ना लगाएं, कुछ बताएं कि देश में क्या हो रहा है। देखिए पैसे वालों की, उद्योगपतियों की, अमीरों की सरकार है। 1,14,000 करोड़ रुपए उद्योगपतियों का माफ करती है। अभी भी पैसे वाले लोगों के पास ही पैसा मिल रहा है और भारतीय जनता पार्टी के नेता कई राज्यों में नए नोटों के साथ पकड़े गए हैं। और अक्टूबर माह में भारतीय जनता पार्टी ने काले धन से पूरे देश में प्रॉपर्टीज खरीदी हैं। उसका जब वली वारिस कौन होगा? 3 करोड़ रुपए अकेले 8 नवंबर को, जिस दिन नोटबंदी की घोषणा हुई, बंगाल यूनिट में भारतीय जनता पार्टी के पैसे जमा हुए। अब मैं आता हूं आर्थिक रूप से लोग बाग क्या मानते हैं, बड़े बड़े विद्वान लोग बाग। हालांकि भारतीय जनता पार्टी की जो आर्थिक रूप से बड़े बड़े विद्वान और बॉलीवुड के कुछ सितारे हैं जो नोटबंदी पे अपनी टिप्पणी कर रहे हैं। मैत्रेश घातक जो लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में वो कहते हैं इस बात को, ये नोट है बकायदा जो कि द हिंदू में छपा हुआ है, और वो कहते हैं कि नोटबंदी का फैसला ठीक वैसे ही है जैसे यूएस ने 1930 में 30% कैश रोक दिया था यूएस के बैंक ने, यूनाइटेड स्टेट्स के बैंक ने, और पूरा अमेरिका ध्वस्त हो गया था। ठीक वही हालात हमारे देश में बनते जा रहे हैं। मनमोहन सिंह साहब ने अपने भाषण में बकायदा लोकसभा में इस बात पे कह चुके हैं। कोई कारोबारी या लॉ फर्म से जुड़ा हुआ व्यक्ति, करोड़ों का संपत्ति उसके पास बरामदगी होना,
क्या ये आपकी सरकार से जुड़े हुए कनेक्शन को नहीं साबित करता है? मेरा मतलब ये कि क्या कोई अगर अमीर बना है वो इन 2 सालों में ही बन गया है, या उससे पहले वो अमीर नहीं था, या फिर उसके पास पहले काला धन नहीं था? ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। लगातार हम इस मकसद पर पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या नोटबंदी की जो चोट प्रधानमंत्री ने की, उस चोट के असर आ रहे हैं, और अगर आ रहे हैं तो ये जो बरामदगियां हो रही हैं इसमें कौन सी धांधली है जो आम जनता के एटीएम या बैंकों तक वो नोट नहीं पहुंच पा रहे हैं और लोगों के घर इतनी इतनी बड़ी बड़ी रकमें बरामद हो रही हैं। 2 करोड़ 60 लाख के 2000। मैं जवाब देना चाहूंगा प्रीति जी राजीव जी। मुझे देखिए, देश को ये समझना होगा, सर 30 सेकंड में बात करिएगा, फिर मैं सुधांशु जी के बारे में चाहूंगा कि 2400 करोड़ नोट देश को चाहिए 2500 के, और रिजर्व बैंक 300 करोड़ नोट छाप सकता है। तो 8 माह इस पूरे प्रोसेस में लगेंगे। 8 माह में निश्चित रूप से गांव, गरीब, किसान, नौजवान, दिहाड़ी मजदूर तबाह हो जाएगा। क्या वो रेस्टोरेंट चलाने वाले लोग बाग देशभक्त नहीं है? क्या कुली देशभक्त नहीं है? क्या किसान देशभक्त नहीं है? क्या छोटा व्यापारी देशभक्त नहीं है? लास्ट सेंटेंस कहना चाहूंगा, लास्ट सेंटेंस। मेरे बड़े भाई ने कहा कि मैंने कहा कि 4 लाख लोगों की नौकरी चली गई। मैंने ये कहा कि करोड़ों लोग बाग जो दिहाड़ी मजदूर हैं वो अपने गांव में जाने के लिए मजबूर हो गए इस फैसले की वजह से, जिनका चूल्हा नहीं जल पा रहा है, जिनकी हत्या की जिम्मेदारी मोदी सरकार को लेनी होगी। और मोदी सरकार के सीने पे 90 लोगों की मौत का अभी तक हाथ छप चुका है, खूनी हाथ छप चुका है। उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, ये सवाल है हम लोगों के। अच्छा, एक बात और सुधांशु जी, इस बात का जवाब भी दीजिएगा। प्रधानमंत्री को ये क्यों कहना पड़ रहा है कि मुझे संसद में बोलने नहीं दिया जा रहा है? आपने देखा कि संसद में जहां पे बहस होनी चाहिए, प्रधानमंत्री जी के पास बोलने के अलावा कौन सा काम है, वहां पे इन्होंने संसद चलने ही नहीं दी। अब देखिए, अब मैं बोल लूं, राजीव जी थोड़ा सभ्यता दिखाएं। आप बोलते हैं मैं चुप रहता हूं, तो मेरे को मेरी बात रखने दीजिए। मतलब स्पष्ट है कि क्योंकि विपक्ष तो भाई साहब बोलने के अलावा चर्चा में उनकी रुचि नहीं है। चर्चा, अब देखिए, आप बीच में बोलेंगे तो कैसे काम चलेगा? थोड़ी सभ्यता दिखाएं। प्रश्न क्या है? प्रश्न यह है कि आज जनता तो साथ है, विपक्ष इसलिए जो है इस समय तिलमिला रहा है, आक्रोशित है, कुंठित है, क्योंकि उनको लगता था कि जनता में जो है इसके प्रति आक्रोश आएगा। जनता को असुविधा होने के बावजूद भी आपने खुद ने कहा कि लोग इस फैसले के साथ हैं, क्योंकि ये अकेला फैसला नहीं है। इसके साथ बेनामी कानूनी प्रॉपर्टी का कानून आया है। 10 अलग अलग तरीके के कदम उठाए गए हैं ताकि इस अर्थव्यवस्था में चोरी और काला धन इसको खत्म करा जाए। और हर एक कोई जो देश का हित चाहता है, वो चाहता है कि ये समांतर व्यवस्था ठीक नहीं है। अब इन्होंने कहा कि किसान देशभक्त नहीं है, बिल्कुल देशभक्त है। युवा देशभक्त नहीं है, बिल्कुल देशभक्त है, तभी तो वो सह रहा है। उसको अपनी कष्ट को भी सहने के बाद भी वो मोदी जी के निर्णय के साथ खड़ा हुआ है, क्योंकि वो जानता है कि 70 साल का जो अभिशाप था, जो कांग्रेस ने करा था, वो उस अभिशाप से मुक्ति चाहता है। वो इनके भ्रष्टाचार से मुक्ति चाहता है। मैं नहीं चाहता कि मैं बताऊं कि 2G में क्या हुआ, कॉमनवेल्थ में क्या हुआ, 3G में क्या हुआ, चले आएंगे। मैं नहीं चाहता। राजीव जी, भ्रष्टाचार से 2 साल में थोड़ी बढ़ा है। मैं जवाब देना चाहूंगा, उसमें नहीं जाना चाह रहा। सुधांशु जी, कम समय मेरे पास। राजीव जी, भारतीय जनता पार्टी के जितने भी मेरे मित्र हैं और मोदी जी से लेकर के भारतीय जनता पार्टी की जो उनके मोदी जी के राग दरबारी हैं, वो एक बात उठाते हैं, 70 साल की बात उठाते हैं। अंग्रेज जब देश छोड़ के गए थे, यहाँ करोड़ों कार थी, करोड़ों की संख्या में हवाई जहाज थे, करोड़ों की संख्या में यहाँ टेलीफोन थे, सब चीज थी देश में, सब चीज थी। कांग्रेस ने सब तबाह कर दी। लेकिन पूछिए उन लोगों से जिन्होंने कांग्रेस को 60 साल जिताया, उनसे पूछिए उन्होंने क्यों जिताया? कांग्रेस ने देश का विकास किया, इसलिए जिताया। पहली पकड़ को लेकर जिस तरह से नोटबंदी पर चोट की गई है और ये बरामदगी हो रही है, ये सिस्टम की फेलियर नहीं है। लास्ट सेंटेंस कहना चाहूंगा, अगर इन्होंने कुछ करा तो क्या? लास्ट सेंटेंस कहना चाहूंगा जी, सुन लीजिए। देखिए, जो पहले पैसा बैंकों में आया है, अभी राजीव जी को मैं तथ्य करना चाहूंगा, जो पैसा बैंकों में 12 लाख आ चुका है, ये पैसा कतई सारा सफेद धन नहीं है, ये व्हाइट मनी नहीं है। लोगों ने इसको हड़बड़ाहट में आके बैंक में जमा कराया, क्योंकि उनके पास 30 दिसंबर के बाद कोई चारा नहीं था। ये सारा अब इसको आयकर विभाग को इसको खोल के देखना पड़ेगा। इसमें मेरे अनुमान के हिसाब और साथ ही साथ आप सभी खास मेहमानों का भी शुक्रिया, और अमित और साथ ही हमारे संवाददाता दिनेश मौर्य जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।